चैनल का नाम संध्या प्रेम कहानी। टूटे हुए पैर के इलाज के बहाने मेरा दामाद मेरे घर आया। उसे नहलाने में मदद करते समय मैंने जो देखा वह तौलिए से भी नहीं छिप रहा था। उस विशाल आकार को देखकर मेरे अंदर कुछ ऐसा जाग उठा जो पिछले 10 सालों से सो रहा था। उसी दिन से मैंने एक योजना बनाई, उसे अपना बनाने की योजना। आखिरकार मैं सफल हुई और आज भी हम हफ्ते में 2 बार मिलते हैं। मेरी बेटी को अभी भी कुछ नहीं पता। अगर आप इस कहानी को जानने के लिए उत्सुक हैं तो सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह दिन एक हफ्ते पहले का था। मेरे दामाद रोहन को मेरे घर आए हुए ठीक 7 दिन हो चुके थे। शाम के करीब 7 बज रहे थे। रोहन की आवाज बेडरूम से आई। पेडिनो डिस्कम्परीन है जा था, वो और 18 जा था। सासू माँ, क्या आप नहाने में मेरी थोड़ी मदद कर सकती हैं? पैर में चोट लगने की वजह से अकेले नहाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं अपना काम छोड़कर बाथरूम की ओर गई। जब मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो रोहन पहले से ही बाथटब के पास स्टूल पर बैठा था। कोई और चारा नहीं था, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से रोहन के कपड़े उतारने में मदद करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उसकी टी शर्ट उतारी और उसका पजामा नीचे किया, मेरी आंखों के सामने जो नज़ारा आया उसे देखकर मेरी सांसें थम गईं। वह इतना विशाल था कि तौलिए से भी उसे छिपाना नामुमकिन था। बड़ा शब्द उसके लिए बहुत छोटा था। बाथरूम की रोशनी में वह साफ दिखाई दे रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। मेरे हाथ काम कर रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। ओह सॉरी, मैंने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह छवि मेरे दिमाग में छप चुकी थी। रोहन को नहलाते समय, उसकी पीठ रगड़ते समय और सिर धोते समय मेरा ध्यान लगातार उसी तरफ जा रहा था। मैं न देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी नज़रें बार बार उधर ही भटक रही थीं। हो गया, अब मैं बाहर जाती हूँ। मैं जल्दी से बाथरूम से बाहर निकल आई। दरवाज़ा बंद करके लिविंग रूम तक आई, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मैं सोफे पर धम्म से बैठ गई। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। मैं आईना देखने के लिए वॉशरूम गई। आईने में मैं थी सुनीता, 60 साल की एक महिला। लेकिन इस वक्त मेरे चेहरे पर लालिमा छाई थी। मेरी आंखों में एक चमक थी और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं उसे पाना चाहती हूँ। उस दामाद को, उस शरीर को, 10 सालों से दबी हुई कोई चीज़ अब जाग रही थी। रुकिए, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनीता है, उम्र 60 साल। 10 साल पहले मैंने अपने पति को खो दिया था। पति का नाम सुरेश था। हम 30 साल साथ रहे। हमारी शादीशुदा जिंदगी बस साधारण थी, नहीं, सच कहूं तो उबाऊ थी। सुरेश पुराने ख्यालात के रूढ़िवादी आदमी थे और मैं एक आज्ञाकारी पत्नी। हमारे बीच जो संबंध था वह बस एक कर्तव्य जैसा था। न कोई भावना, न कोई जुनून, बस पति पत्नी है इसलिए करना है। ऐसी जिंदगी मैंने 30 साल जी और 10 साल पहले, 52 साल की उम्र में, सुरेश को दिल का दौरा पड़ा और वो अचानक चल बसे। क्या मुझे दुख हुआ? सच कहूं तो पता नहीं। सब इतना अचानक हुआ कि कुछ महसूस ही नहीं हुआ। उसके बाद मुझे अकेले रहने की आदत हो गई। पति काफी संपत्ति छोड़ गए थे, इसलिए आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं थी। शहर के पॉश इलाके में यह आलीशान फ्लैट मेरे नाम पर है और बैंक बैलेंस भी काफी है। एक बेटी को पालने में कोई समस्या नहीं हुई। मेरी बेटी प्रिया इस साल 35 की हो गई है। वह मेरा एकमात्र परिवार है और मेरी एकमात्र निराशा भी। प्रिया बचपन में बहुत सीधी थी, मेरी बात मानती थी, पढ़ाई में भी तेज थी। एमबीए किया और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। 5 साल पहले उसने शादी की। उसका पति है रोहन, एक मंझोली कंपनी में काम करने वाला ईमानदार और सीधा सादा लड़का। पहली मुलाकात में वह मुझे अच्छा लगा था। शरीफ दिखता था और लगा कि मेरी बेटी को खुश रखेगा। मैं निश्चिंत हो गई। लेकिन शादी के बाद प्रिया बदल गई, या शायद उसने अपना असली रूप दिखाया। शादी के 1 साल बाद से ही त्योहारों पर आने पर भी वह मुझसे रूखा व्यवहार करने लगी। माँ, अब ये मेरी जिंदगी है, इसमें दखल मत दो। जबकि मैंने कभी दखल दिया ही नहीं था। माँ, अब आपके पास करने को कुछ है नहीं, बस आराम से रहो। करने को कुछ नहीं है। सिर्फ अकेले रहने की वजह से वह मुझे बेकार समझती थी। और पिछले साल मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। मैंने अनजाने में सुन लिया कि प्रिया रोहन के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से मना करती है। एक बार जब वे त्योहार पर हमारे घर आए थे
तो मैंने गलती से प्रिया की फ़ोन पर हो रही बातचीत सुन ली थी। उफ़! कितना चिड़चिड़ापन होता है। रोहन के साथ सोए हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है। वह इतना बड़ा है कि दर्द होता है, डर भी लगता है। इसलिए आजकल मैं अरे छोड़ो, मुझे झंझट लगता है। उस पल मुझे गहरा झटका लगा। ऐसे कारण से अपने पति को मना करना, और मुझे रोहन पर तरस आया। इतना शरीफ इंसान अपनी पत्नी द्वारा ठुकराया जा रहा था। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि वह कितना बड़ा है और उसका मेरे लिए क्या मतलब होगा। वक्त गुजरता गया। मैं अकेली रहती रही। बेटी सिर्फ त्योहारों पर आती और चली जाती। आम दिनों में फ़ोन भी कम ही करती। वह हमेशा व्यस्त रहती थी। माँ से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थीं उसके पास। इसलिए मैं धीरे धीरे और अकेली होती गई। नहीं, अकेलेपन से ज़्यादा मुझे खालीपन महसूस होता था। 60 साल की उम्र में मैंने सोचा, मैं किसके लिए जी रही हूँ? पति के लिए? नहीं। बेटी के लिए? उसे मेरी ज़रूरत नहीं थी। अपने लिए? बिल्कुल नहीं। मैंने कभी वह नहीं किया जो मैं चाहती थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगा कि एक औरत के रूप में मेरा जीवन खत्म हो चुका है। पति की मौत के बाद 10 सालों में मैंने एक बार भी किसी मर्द के बारे में नहीं सोचा। या यूं कहें कि सोचने की कोशिश नहीं की। अब सब खत्म हो गया। 60 साल की उम्र में यह सब क्या? मैंने खुद को यही समझाया था। लेकिन सच कुछ और था। खत्म नहीं हुआ था, बस दबा दिया गया था। और वह ज्वालामुखी जिस दिन फूटा, वह 1 हफ्ते पहले गुरुवार का दिन था। 1 हफ्ते पहले बेटी का फ़ोन आया। माँ, रोहन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ चोट लगी? सीढ़ियों से गिर गए। पैर की हड्डी टूट गई है। 1 महीने तक चलना मुश्किल होगा। अरे! तो अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहिए? डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन माँ, मेरा प्रोजेक्ट अभी आखिरी चरण में है। क्या आप उनकी देखभाल कर सकती हैं? हमारा फ्लैट छोटा है और मुझे ऑफिस जाना होता है। आपका घर बड़ा है और आपके पास कोई काम भी नहीं है। कोई काम नहीं है, फिर वही बात। लेकिन मैं मना नहीं कर सकती थी। रोहन मेरा दामाद जो है, ठीक है, ले आओ। इस तरह रोहन मेरे घर आ गया। 2 दिन बाद प्रिया रोहन को लेकर आई। बैसाखियों के सहारे अंदर आते हुए रोहन शर्मिंदा लग रहा था। सासू माँ, माफ कीजिएगा। आपको तकलीफ दे रहा हूँ? नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अंदर आओ। प्रिया ने रोहन को मेरे बेडरूम में लिटाया और 5 मिनट के अंदर ही जाने लगी। माँ, मुझे ऑफिस जाना है। प्लीज इनका ख्याल रखना। माँ, और दरवाज़ा बंद हो गया। उस दिन से रोहन और मैं, बस हम दोनों उस घर में रहने लगे। शुरुआती कुछ दिन सिर्फ तीमारदारी में बीते। खाना देना, दवा देना, वॉशरूम जाने में मदद करना, एक सामान्य सास और दामाद का रिश्ता। रोहन वाकई बहुत सीधा था। हमेशा माफी मांगता, हमेशा शुक्रिया कहता। मैं तो बस फर्ज समझकर देखभाल कर रही थी। लेकिन रोहन बहुत एहसानमंद था। और 7वें दिन, उस शाम बाथरूम में मैंने वह सब देख लिया। और अब मैं लिविंग रूम के सोफे पर बैठी हूँ। बेडरूम में रोहन आराम कर रहा होगा। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा है। हाथ कांप रहे हैं और दिमाग में बस एक ही ख्याल घूम रहा है। मुझे वह चाहिए। 10 सालों से दबी हुई प्यास जाग उठी है। मैं 60 की हूँ, लेकिन अभी बुझी नहीं हूँ। और मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसे पाकर रहूंगी, अपने दामाद को। किसी भी तरह। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही बाथरूम का वह दृश्य सामने आ जाता। तौलिए से भी न छिपने वाला वह आकार। पति से तुलना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तुलना करना भी अपमानजनक होता। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही। क्या यह सामान्य है? 60 साल की औरत अपने दामाद को देखकर ऐसा सोच रही है? लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। अगली सुबह मैं रोज से जल्दी उठ गई। आईने में अपना चेहरा देखा। 60 साल, झुर्रियां हैं, लेकिन मैंने अपना ख्याल रखा है। स्किन क्लिनिक जाती रही हूँ, योग करती हूँ, शरीर भी बेडौल नहीं है। क्या मैं अभी भी एक औरत के रूप में आकर्षक लग सकती हूँ? मन में यह सवाल आया। नाश्ता तैयार करते हुए मैंने रोहन को गौर से देखना शुरू किया। बेडरूम से निकलकर रोहन बैसाखियों के सहारे डाइनिंग टेबल पर आया। अच्छी नींद आई? जी सासू माँ, शुक्रिया। काफी बेहतर लग रहा है। बातचीत छोटी थी, लेकिन मैंने रोहन को ध्यान से देखा। 43 साल, कद लगभग 5 फुट 10 इंच, शरीर गठीला, चेहरा बहुत सुंदर नहीं, लेकिन व्यक्तित्व अच्छा था। सबसे बड़ी बात, वह मासूम था। मुझे आदर भरी नजरों से देखता था। सासू माँ, सासू माँ कहकर सम्मान देता था।
उसे देखकर मैंने सोचा, ऐसे आदमी को काबू करना आसान होगा। सीधा और शरीफ है, तो प्रलोभन के आगे जल्दी झुक जाएगा। उस दिन मैंने दिन भर रोहन पर नजर रखी। वह कैसे चलता है, कैसे बोलता है, किन चीज़ों पर प्रतिक्रिया देता है। दोपहर का खाना खिलाते समय, दवा देते समय और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कराते समय रोहन के मन में मेरे प्रति कोई शक नहीं था। स्वाभाविक था, मैं सास हूं, एक आदरणीय बुजुर्ग। उसका वह भोलापन ही मेरे लिए मौका था। शाम के समय रोहन फोन पर किसी से बात कर रहा था। शायद मेरी बेटी थी। हम्मा, मैं ठीक हूँ। सासू माँ बहुत अच्छे से देखभाल कर रही हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम्मा, ठीक है। बातचीत बहुत छोटी थी। बेटी ने शायद रोहन का हाल भी ठीक से नहीं पूछा और बिजी हूं कहकर फोन काट दिया। रोहन के चेहरे पर आए उस अकेलेपन को मैंने पकड़ लिया। अकेला इंसान, पत्नी द्वारा ठुकराया हुआ इंसान, ऐसा व्यक्ति सहानुभूति और प्यार का भूखा होता है। वह परवाह किए जाने पर कमजोर पड़ जाता है। मैं यह जानती थी। उस रात मैंने योजना बनाई। रोहन को अपना कैसे बनाऊं? जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे, स्वाभाविक रूप से, ताकि रोहन मना न कर सके। चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। पहला, अपना रूप बदलो। दूसरा, शारीरिक स्पर्श बढ़ाओ। तीसरा, उसके अकेलेपन को भरो। चौथा, उसे रिझाओ। योजना एकदम सही थी। अगले दिन से मैंने बदलाव शुरू कर दिए। सबसे पहले बालों को रंगा। जो बाल सफेद दिख रहे थे, उन्हें डार्क ब्राउन करवा लिया। आईने में देखा तो मैं वाकई जवान लग रही थी। फिर मैंने अपने कपड़े बदले। घर में पहने जाने वाले ढीले ढाले कपड़ों की जगह मैंने थोड़े फिटिंग वाले सलवार कमीज या कुर्ती पहनना शुरू किया। बहुत भड़काऊ नहीं, लेकिन जिससे शरीर का आकार पता चले। हल्का मेकअप भी किया, ज्यादा गहरा नहीं, बस नेचुरल। थोड़ी लिपस्टिक लगाई, हल्का परफ्यूम छिड़का। आईने में मैं निश्चित रूप से बदली हुई लग रही थी। 60 की जगह 50-55 की लग रही थी। नाश्ता लेकर मैं लिविंग रूम में गई। रोहन सोफे पर बैठा था। मुझे देखते ही रोहन की आंखें थोड़ी फैल गईं। सासू माँ, आपने बाल रंगे हैं? हाँ, सोचा बहुत दिन हो गए, थोड़ा ख्याल रख लूं। बहुत। आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे, बुढ़ी को क्या सुंदर कह रहे हो? रोहन ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसकी नजरें बदल गई हैं। थोड़ा थोड़ा, बहुत धीरे धीरे वह मुझे एक औरत के रूप में देखने लगा है, ऐसा मुझे लगा। उस दिन से मैंने जानबूझकर रोहन के करीब जाना शुरू किया। एक्सरसाइज में मदद करते समय उसका हाथ पकड़ना, उसके शरीर को सहारा देना, पहले से ज्यादा करीब जाकर। दवा देते समय उसके पास बैठना, दूरी कम कर दी। खाना खाते समय सामने बैठने के बजाय बगल में बैठना। सब्जी परोसते समय स्वाभाविक रूप से मेरा कंधा उसके कंधे से टकराना। रोहन शुरू में थोड़ा असहज हुआ। लगा जैसे वह नर्वस है, लेकिन कुछ दिनों में उसे आदत पड़ने लगी। उसकी झिझक खुल रही थी। चौथे दिन, रात के खाने के बाद हम टीवी देख रहे थे। मैं सोफे पर रोहन के बगल में बैठी, पहले से ज्यादा करीब, किसी कॉमेडी सीन पर हंसते हुए। मैंने हल्का सा रोहन के कंधे पर हाथ मारा। रोहन ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसी पल मुझे लगा कि दूरियां मिट रही हैं। अब थोड़ा और साहसी होने का वक्त था। 5वें दिन शाम को मैंने वाइन निकाली। रोहन, थोड़ी वाइन पियोगे? सासू माँ, आप भी पिएंगी? हाँ, बहुत दिन हो गए। मेज पर 2 गिलास रखे और वाइन डाली। रोहन थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने मना नहीं किया। हमने साथ में वाइन पी। 1 गिलास, 2 गिलास, माहौल थोड़ा नरम हो गया। रोहन, प्रिया के साथ आजकल कैसा चल रहा है? अचानक पूछे गए सवाल से रोहन सकपका गया। वो, खुलकर बोल सकते हो। मैं प्रिया की माँ हूँ, लेकिन तुम्हारी तरफ भी हूँ। रोहन थोड़ा हिचकिचाया। सच कहूँ तो रिश्ते अच्छे नहीं हैं। क्यों? पत्नी मुझे थोड़ा बोझ समझती है। बोझ? मेरा मतलब है कि वो, थोड़ा? रोहन बात घुमाने लगा। लेकिन मैं जानती थी वह क्या कहना चाहता है। क्या इस वजह से कि तुम बड़े हो? रोहन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। आपको कैसे? माँ हूं, सब जानती हूं। कि प्रिया तुमसे संबंध बनाने से मना करती है क्योंकि उसे दर्द होता है। रोहन का चेहरा लाल हो गया। माफ कीजिएगा, ऐसी बातें। माफी की कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने वाइन का एक घूंट और भरा। प्रिया अभी बच्ची है, एक परिपक्व औरत के लिए यह कोई समस्या नहीं होती। उस बात पर रोहन ने सिर उठाकर मुझे देखा।
उसकी आंखों में कुछ अलग था। जिज्ञासा या उम्मीद? मैं मुस्कुरा दी। तीर निशाने पर लगा था। बीज बो दिया गया था। अब बस उसके उगने का इंतजार करना था। उस रात कमरे में लेटे हुए मैंने सोचा, काम उम्मीद से बेहतर हो रहा था। रोहन मुझे नोटिस करने लगा था। अब अगला कदम उठाना था। शारीरिक संपर्क बढ़ाना था। इत्तेफाक की तरह, स्वाभाविक रूप से, ताकि वह मना न कर सके। कल फिजियोथेरेपी के दौरान थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करूंगी। सीना उसकी पीठ से सटे, हाथ उसकी जांघों पर लगे, और परसों मैं उसे मालिश दूंगी। पैर दर्द का बहाना होगा तो स्वाभाविक रूप से पैरों से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर, जांघों तक, और तब उसकी प्रतिक्रिया देखूंगी। अगर उसका शरीर ईमानदारी से प्रतिक्रिया देता है तो आगे का रास्ता आसान होगा। 1 हफ्ते के अंदर यह संभव लग रहा था। जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे, पक्का करना है, ताकि रोहन मना न कर सके, या यूं कहें, मना करना न चाहे। मैंने आईना देखा। 60 साल की औरत, लेकिन इस चेहरे पर अब प्यास थी। 10 साल से सोई हुई इच्छा अब जाग चुकी है, और जल्द ही पूरी होगी। मेरे दामाद के जरिए बिस्तर पर लेटकर मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे कल का इंतजार था। अगली सुबह मैंने कपड़ों के चुनाव पर ज्यादा ध्यान दिया। एक पतला कुर्ता, जिससे अंदर की बनावट हल्की सी झलक रही थी, और लेगिंग्स, जिससे पैरों का आकार साफ पता चल रहा था। आईने में देखकर संतुष्टि हुई। 60 की होने के बावजूद कसरत की वजह से मेरा शरीर अच्छा था। नाश्ते के बाद मैंने रोहन से कहा, आज मैं ठीक से तुम्हारी मदद करती हूँ एक्सरसाइज में। शुक्रिया सासू माँ। मैं रोहन को लिविंग रूम के सोफे पर ले गई। लेट जाओ। रोहन सोफे पर लेट गया। मैं रोहन के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। पैर सीधा करो। मैंने धीरे से उसका पैर उठाया। बहुत अच्छे। अब धीरे से नीचे करो। एक्सरसाइज कराते समय मैंने रोहन के शरीर पर हाथ रखा। जांग, पिंडली, घुटना। शुरू में यह सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मैं और करीब आती गई। अब ऐसे करो। रोहन को बैठाकर मैंने पीछे से उसकी पीठ पकड़ी। हाथ फैलाने में मदद करते हुए मेरा शरीर रोहन की पीठ से सट गया। मेरा सीना उसकी पीठ को छू रहा था। साफ तौर पर मुझे महसूस हुआ कि रोहन का शरीर अकड़ गया है। आराम से रहो, ढीला छोड़ो। लेकिन रोहन तनाव में था। जाहिर है, सांस का सीना उसकी पीठ से लग रहा था। अच्छा, अब फिर से लेट जाओ। मैंने रोहन को फिर से लेटाया। इस बार मैं उसके ऊपर झुककर उसका पैर उठाने लगी। झुकते ही कुर्ते का गला थोड़ा ढीला हुआ और अंदर का नजारा दिखा। मैंने देखा कि रोहन की नज़र पल भर के लिए वहां गई, और उसने तुरंत नजरें फेर लीं। मैं मन ही मन मुस्कुराई। वह प्रतिक्रिया दे रहा था। अब उठो। रोहन को उठाया। उसका संतुलन बिगड़ा तो उसे थामते हुए मेरा शरीर फिर उससे सट गया। इस बार सामने से। मेरा सीना रोहन के सीने से लगा। ठीक हो? जी। जी ठीक हूं। रोहन की आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैंने उसे और कसकर पकड़ लिया, सहारा देने के बहाने, और मैंने महसूस किया, रोहन के निचले हिस्से में कुछ सख्त हो रहा था। सफलता। उसी दोपहर रोहन सोफे पर टीवी देख रहा था। मैं रसोई में चाय बना रही थी। तभी मैंने कहा, पैर में बहुत दर्द है ना? मालिश कर दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए सासू माँ। अरे नहीं, करनी पड़ेगी। जल्दी ठीक होगे तभी तो घर जाओगे। मैं रोहन को अपने बेडरूम में ले गई। लेटो, यहाँ बिस्तर ज्यादा आरामदायक है। रोहन थोड़ा हिचकिचाया, फिर लेट गया। मैं बगल में बैठी। आराम से रहो। पैर के निचले हिस्से से शुरू किया, धीरे धीरे, नरमी से। दर्द हो तो बताना। जी ठीक है। हाथ ऊपर सरकाया। घुटना, और फिर जांघ। लोअर पाजामे के ऊपर से मैंने जांघ दबानी शुरू की। रोहन की सांसें थोड़ी भारी होने लगीं। मैंने हाथ और ऊपर किया, जांघ के अंदरूनी हिस्से तक। रोहन का शरीर सख्त हो गया। तनाव मत लो। नसें खिंची हुई हैं, लेकिन वह और तनाव में आ गया। जाहिर है, मेरा हाथ खतरनाक जगह के करीब जा रहा था। और तभी मेरा हाथ टकराया। पाजामे के ऊपर से वह सख्त और विशाल आकार महसूस हुआ। ओह! मैंने जानबूझकर हैरान होने का नाटक किया। सॉरी, गलती से। लेकिन मेरा हाथ वहीं रुका रहा, कुछ सेकंड के लिए। रोहन ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। कपड़े के ऊपर से भी उसका आकार महसूस हो रहा था। यह वाकई बहुत बड़ा था। बाथरूम में जो देखा था
वह अब पूरी तरह जाग चुका था। सासू माँ, रोहन की आवाज़ कांप रही थी। माफ़ करना। मालिश करते करते मैंने हाथ हटा लिया, लेकिन मेरी नज़रें वहीं टिकी रहीं। पाजामे के ऊपर से साफ उभरा हुआ वह आकार। रोहन, यह तो। माफ़ कीजिए। अब समझ आया प्रिया क्यों डरती थी। रोहन ने शर्म से चेहरा घुमा लिया, लेकिन मैंने एक बार फिर हाथ वहां रखा, इस बार जानबूझकर और मजबूती से उसे छुआ। इतना तो एक समझदार औरत के लिए काफी अच्छा रहेगा। रोहन ने अपनी कराह दबा ली। सासू माँ, नहीं। क्यों? तुम भी तो यही चाहते हो। कपड़े के ऊपर से भी उसकी गर्मी महसूस हो रही थी, नब्ज चल रही थी। मैं धीरे धीरे सहलाने लगी। सासू माँ, प्लीज। रोहन की आवाज में विनती थी, लेकिन उसका शरीर सच बोल रहा था। वह और सख्त हो रहा था। उस शाम मैंने फैसला किया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। रोहन, नहाना है ना? पसीना भी बहुत आया है। जी, रोहन ने जवाब दिया, लेकिन उसकी हिचकिचाहट साफ थी। दोपहर की घटना के बाद यह स्वाभाविक था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं उसे बाथरूम ले गई। कपड़े उतारो, मैं खुद कर लूंगा। पैर खराब है, अकेले कैसे करोगे? चुपचाप खड़े रहो। मैंने रोहन की टी शर्ट उतार दी, उसका गठीला सीना, फिर उसका पाजामा नीचे किया। बस थोड़ा सा बचा है। ये भी। सासू माँ, मैं। अरे रहने दो, मैंने सब देख रखा है। मैंने रोहन का अंडरवियर नीचे कर दिया, और मेरी आंखों के सामने सब कुछ खुल गया। दोपहर में जो सख्त था, वह अभी थोड़ा नरम था, फिर भी बहुत बड़ा था। वाकई विशाल। मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा था। वाह! मेरे मुंह से अनजाने में निकल गया। सासू माँ, वाकई बहुत बड़ा है। प्रिया का संभाल न पाना समझ में आता है। मेरा हाथ अपने आप बढ़ गया। मैं छूना चाहती थी, और मैंने छू लिया। हाथ से उसे थामा। नहीं, थाम नहीं सकी। मेरी मुट्ठी उसे पूरा नहीं ढक पा रही थी। सासू माँ? नहीं। लेकिन मैं रुकी नहीं। धीरे धीरे सहलाने लगी, और उसने जवाब दिया। वह सख्त होने लगा, बड़ा होने लगा। हे भगवान! पूरी तरह सख्त होने पर वह और भी विशाल हो गया। इसका क्या करूं? मैं बड़बड़ाई। रोहन हाँफ रहा था। सासू माँ, प्लीज रुक जाइए। लेकिन मेरा हाथ चलता रहा, ऊपर नीचे, धीरे धीरे। रोहन का शरीर कांपने लगा। उसके मुंह से कराह निकल गई। कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? जवाब के बदले रोहन सिर्फ कराह रहा था। मैंने गति बढ़ा दी, और मुझे महसूस हुआ कि वह चरम पर है। सासू माँ, नहीं। तभी अचानक रोहन ने मेरा हाथ झटक दिया। नहीं हो सकता। उसकी आवाज तेज थी। यह नहीं हो सकता सासू माँ। आप प्रिया की माँ हैं, और मैं उसका पति हूँ। प्रिया तो तुम्हें ठुकराती है। फिर भी यह सही नहीं है। रोहन बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, बैसाखियों के बिना ही लंगड़ाते हुए। बैसाखियों के बिना ही लंगड़ाते हुए। रोहन, पैर। मैं ठीक हूँ, खुद कर लूंगा। रोहन अपने कमरे में चला गया, और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं बाथरूम में अकेली रह गई। असफल। क्या मैंने बहुत जल्दबाजी की? लेकिन मैं हार नहीं मान सकती थी। शुरुआत हो चुकी थी। कुछ दिन बीत गए। रोहन मुझसे बचने लगा। खाने की मेज पर भी कम बोलता, नजरें नहीं मिलाता, कमरे में ही रहने की कोशिश करता। लेकिन मैं जानती थी कि रोहन को भी उन पलों का एहसास है, मेरे स्पर्श का एहसास। उसका बचना इस बात का सबूत था कि वह सचेत है। अगर वह पूरी तरह खिलाफ होता तो गुस्सा करता, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया, बस बच रहा था। 4 दिन बाद रात को मैंने तय किया, इस बार कोई बहाना नहीं, सीधा हमला, ताकि वह मना न कर सके। रात के 11 बजे मैंने एक पतली नाइटी पहनी, अंदर कुछ नहीं पहना था। आईने में देखा, नाइटी के पार शरीर की बनावट साफ दिख रही थी। 60 साल की हूं, लेकिन अभी भी ठीक ठाक हूं। मैं रोहन के कमरे के बाहर खड़ी हुई, दस्तक दी। रोहन, अंदर आऊं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा खोला। रोहन बिस्तर पर बैठा था। मुझे देखकर चौंक गया। सासू माँ। मैं अंदर गई, और दरवाजा बंद कर दिया। हमें बात करनी चाहिए। किस बारे में? उस रात के बारे में। रोहन ने चेहरा घुमा लिया। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई। नाइटी का एक पट्टा कंधे से नीचे सरक गया। मैं 60 साल की हूँ, जी, लेकिन अभी भी एक औरत हूँ।
रोहन चुप रहा। 10 साल तक मैंने सब्र किया, एक औरत की तरह जीना छोड़ दिया था, लेकिन तुम्हें देखकर सब जाग गया। मैंने रोहन का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें चाहती हूं। नहीं हो सकता। तुम भी चाहते हो? झूठ मत बोलो। तुम्हारा शरीर सच बोल रहा था उस रात। रोहन ने सिर झुका लिया। मैंने रोहन का चेहरा ऊपर उठाया, उसकी आंखों में देखा। बस एक बार, सिर्फ एक बार करते हैं सासू माँ, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं रोहन के और करीब गई। हमारे चेहरे पास आ गए, होंठ छूने ही वाले थे। प्लीज। रोहन की आवाज कांप रही थी। ये इनकार था या स्वीकार, पता नहीं चल रहा था। मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए, कोमलता से। रोहन ने हरकत नहीं की, न मना किया, न अपनाया। मैंने और गहराई से किस किया, और तब रोहन ने जवाब दिया। कांपते हाथों से उसने मेरे कंधे पकड़े। मुझे लगा धक्का देगा, लेकिन उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। किस गहरा हो गया। रोहन भी यही चाहता था, बस दबाए बैठा था। मैंने रोहन को बिस्तर पर लिटाया, उसके ऊपर आ गई। मेरी नाइटी सरक गई। रोहन की सांसें थम गईं। छू कर देखो। सासू माँ, सुनीता कहो। सुनीता? उसकी आवाज कांपी। रोहन का हाथ मेरे शरीर की ओर बढ़ा। डरते हुए, कांपते हुए उसने छुआ। आह! मेरे मुंह से आह निकल गई। 10 साल बाद किसी मर्द का स्पर्श, पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने रोहन की टी शर्ट उतारी, उसका पाजामा नीचे किया। वह पूरी तरह नग्न हो गया। वह पहले से ही तैयार था, सख्त, गर्म और विशाल। बाथरूम से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था। मैंने उसे हाथ से पकड़ा। क्या मैं इसे ले पाऊंगी, सुनीता जी? लेकिन मैं कोशिश करूंगी। मैंने नाइटी पूरी उतार दी। मैं पूरी तरह निर्वस्त्र थी। 60 साल का शरीर, लेकिन मुझे शर्म नहीं आई। रोहन की नजरें बता रही थीं कि वह मुझे चाहता है। सुनीता जी, आप बहुत सुंदर हैं। झूठ, सच में। रोहन मेरे शरीर को सहलाने लगा। 10 साल बाद मिला यह सुख। मैं रोहन के ऊपर आ गई, उसे पकड़ा और सही जगह पर ले गई। धीरे से करूंगा। नहीं, शायद चोट लग जाए। कोई बात नहीं। 10 साल इंतजार किया है, अब और नहीं। मैं धीरे धीरे नीचे बैठी। दर्द हुआ, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। मैं और चाहती थी। आधा अंदर जाने पर ही लगा जैसे जगह भर गई। सुनीता जी, जबरदस्ती मत कीजिए। नहीं। और मैं नीचे बैठती गई। लगभग सीमा आ गई थी, लेकिन मैंने आखिरी जोर लगाया और पूरी तरह नीचे बैठ गई। वह पूरा अंदर था। हम दोनों पल भर के लिए हिल नहीं सके। वह इतना बड़ा था कि मैं पूरी तरह भर गई थी। दर्द था, लेकिन साथ ही एक नशा भी। सुनीता जी, 1 मिनट, आदत पड़ने दो। सांसें दुरुस्त कीं और शरीर को ढलने दिया। दर्द धीरे धीरे कम हुआ और उसकी जगह एक दूसरी अनुभूति ने ले ली, परिपूर्णता का एहसास। पति के साथ जो कभी महसूस नहीं हुआ था, अब हिलो। रोहन धीरे धीरे हिलने लगा, ऊपर नीचे। मेरे मुंह से सिसकियां निकलने लगीं। बिस्तर हिल रहा था। मैंने रोहन के कंधे पकड़ लिए। रोहन ने रफ्तार बढ़ाई। दर्द था, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। वह और तेज, और गहरा होता गया। आह! बहुत अच्छा। 30 साल की शादी में जो नहीं मिला, 10 साल के अकेलेपन में जिसे भुला दिया था, वह आज मिल रहा था। कुछ देर बाद पूरे शरीर में झनझनाहट हुई। उसने अपने अंदर का लावा मुझ में उंडेल दिया। मैं भी उसी पल चरम पर पहुंच गई। 60 साल की जिंदगी में पहली बार ऐसा सुख मिला था। काफी देर तक हम दोनों हिल नहीं पाए, बस सांसें लेते रहे। रोहन अलग हुआ। मैं बिस्तर पर लेट गई। शरीर में जान नहीं थी, लेकिन मैं खुश थी। सुनीता जी, हम पछतावा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। मैंने रोहन को गले लगा लिया। शुक्रिया। मेरा? हाँ, मुझे फिर से औरत बनाने के लिए। रोहन ने भी मुझे गले लगा लिया। उस रात हम काफी देर तक ऐसे ही लेटे रहे। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह बदल गया। दिन में हम सास दामाद थे, लेकिन रात में प्रेमी प्रेमिका। रोहन का पैर ठीक हो रहा था। 2 हफ्ते बाद वह बिना बैसाखी के चलने लगा। 1 महीने बाद वह लगभग ठीक हो गया, लेकिन रोहन अपने घर नहीं गया। प्रिया को शक नहीं हुआ। दोहन को हफ्ते बाद वह खेखी। वह बिजी होने के बहाने कभी देखने भी नहीं आई। इस बीच हम हर रात साथ होते। शुरू में सावधानी से, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे शरीर ढल गया। 2 हफ्ते बाद दर्द नहीं, मजा आने लगा। हर रात, कभी कभी दिन में भी।
अगर रोहन फिजियोथेरेपी के लिए कमरे में जाता तो मैं भी चली जाती। दरवाज़ा बंद, पर्दे गिरे और दिन में ही प्यार। लिविंग रूम में, सोफे पर, डाइनिंग टेबल पर, बालकनी में, रसोई में खाना बनाते वक्त अगर रोहन पीछे से गले लगा लेता तो हम वहीं शुरू हो जाते। 60 साल की उम्र में ऐसा जुनून, हर सुबह बदन टूटता था, लेकिन खुशी बेहिसाब थी। जिंदा होने का एहसास, औरत होने का एहसास। रोहन भी बदल गया। उसका भोलापन जाता रहा, वह साहसी हो गया। सुनीता जी, आपकी याद आ रही थी? दिन में ही वह मुझे पकड़ लेता। अभी तो लंच भी नहीं किया, बाद में खा लेंगे। और वह मुझे बेडरूम में खींच ले जाता। मैं मना नहीं करती थी। मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे इतनी शिद्दत से चाहता है। 2 महीने बीत गए। रोहन का पैर पूरी तरह ठीक हो गया। उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे घर से ही आता जाता था, अपने घर नहीं गया। प्रिया से फोन पर कह दिया कि यहाँ से ऑफिस पास पड़ता है। उसने मान लिया, कोई शक नहीं किया। इस तरह रोहन मेरे साथ ही रहता रहा। तीसरा महीना, हम पूरी तरह पति पत्नी की तरह रह रहे थे। सुबह उसका टिफिन बनाना, उसे विदा करना, शाम को उसके आने का इंतजार करना और रात को बिस्तर पर साथ होना। मैं खुश थी। 60 साल की जिंदगी में पहली बार असली खुशी मिली थी, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। चौथे महीने में एक दिन प्रिया का फोन आया। माँ, मैं कल आ रही हूँ। क्या? रोहन के पैर का हाल देखने। अब तो ठीक हो गया होगा, फिर भी वहीं क्यों है? मेरा दिल बैठ गया। हाँ, आ जाओ। फोन रखकर मैंने रोहन को देखा। प्रिया कल आ रही है। रोहन भी घबरा गया। अब क्या करें? पहले सबूत मिटाओ। हमने फुर्ती दिखाई। मेरे कमरे से रोहन के कपड़े गेस्ट रूम में शिफ्ट किए, चादरें बदली, बाथरूम से रोहन का सामान हटाया, लिविंग रूम का हुलिया ठीक किया, सारे निशान मिटा दिए। अगली दोपहर प्रिया आई। माँ, नमस्ते। आओ बेटा। रोहन गेस्ट रूम से बाहर आया। प्रिया, रोहन पैर कैसा है? काफी ठीक है। तो अब घर चलो। यहाँ क्यों पड़े हो? वो, रोहन अटक गया। मैंने बात संभाली। मैंने ही रोका था। पूरी तरह ठीक होने तक यहीं रहे तो अच्छा है। माँ, आप ठीक हो? हाँ, मुझे क्या होना है? अच्छा ही है, घर भरा लगता है। प्रिया ने घर का जायजा लिया। उसकी नज़रों में शक था। रोहन किस कमरे में सोता है? गेस्ट रूम में। अच्छा। प्रिया गेस्ट रूम की तरफ गई, अंदर झांका। बिस्तर, अलमारी, सब ठीक था, लेकिन उसकी नज़रें तीखी थीं। कुछ अजीब लग रहा है। क्या? बस, फीलिंग आ रही है। मैं सामान्य बनी रही। क्या अजीब? बस दामाद की सेवा कर रही हूँ। आपसे काज़ा बादा की सेवा कर रही हूँ। प्रिया ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका शक साफ था। 1 घंटे बाद वह चली गई। रोहन, अगले हफ्ते घर आ जाना। ठीक है। दरवाज़ा बंद होते ही मैंने और रोहन ने राहत की सांस ली। बाल बाल बचे। अब क्या करें सुनीता जी? सावधान रहना होगा, लेकिन मन में डर बैठ गया था। प्रिया को शक हो गया था। बादा चाली। उस रात हम बिस्तर पर लेटे बातें कर रहे थे। सुनीता जी, हम क्या अब खत्म कर देना चाहिए? प्रिया को शक हो रहा है। जानती हूँ, पता चला तो कयामत आ जाएगी। मैं भी जानती थी, पता चला तो सब खत्म। रोहन जी, तुम घर जाना चाहते हो? नहीं। सच कहूं तो नहीं, मुझे यहाँ अच्छा लगता है, आपके साथ। उसने कहा। प्रिया से, माफ करना, लेकिन मुझे उससे प्यार नहीं है। शादी बस कर ली थी, लेकिन आपसे, आपसे प्यार है। मेरा दिल धड़क उठा। 60 की उम्र में प्यार का इजहार। मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। रोहन ने मुझे गले लगा लिया। क्या? हम दोनों? कहीं दूर। मैं पल भर के लिए डगमगाई। क्या यह मुमकिन है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? समाज जीने नहीं देगा। सास और दामाद, और प्रिया मेरी बेटी है, चाहे जैसी भी हो। रोहन ने सिर झुका लिया। तो फिर गुप्त रखते हैं। जी, तुम घर जाओ, प्रिया के साथ रहो, लेकिन हम मिलते रहेंगे, छुपकर। क्या यह मुमकिन होगा? करना पड़ेगा, वरना हम मिल नहीं पाएंगे। रोहन ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाऊंगा, हफ्ते में 1-2 बार। हाँ, यही ठीक रहेगा। हमने तय कर लिया, एक गुप्त रिश्ता, हमेशा के लिए। 1 हफ्ते बाद रोहन अपने घर लौट गया। सुबह उसने सामान पैक किया। ज्यादा नहीं था,
क्योंकि ज्यादातर सामान पहले ही हटा दिया था। सुनीता जी, जाओ, ध्यान रखना। कब आ पाऊंगा? थोड़ा रुक कर। जब शक कम हो जाए, रोहन ने जाने से पहले मुझे कसकर गले लगाया। आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी। दरवाजा बंद हुआ। घर खाली हो गया। 4 महीने की रौनक गायब हो गई। बिस्तर ठंडा पड़ गया। रसोई शांत हो गई। मैं फिर अकेली थी। लेकिन इस बार फर्क था। 10 साल पहले वाला अकेलापन नहीं था। अब मेरे पास इंतजार करने के लिए कोई था। 2 हफ्ते बीते। रोहन का मैसेज आया, कल टूर पर जा रहा हूं, शाम को आऊंगा। दिल झूम उठा। 2 हफ्ते बाद अगले दिन शाम 7 बजे घंटी बजी। दरवाजा खोला तो रोहन खड़ा था। सुनीता जी, आओ। दरवाजा बंद होते ही हम एक दूसरे से लिपट गए। किस किया? बहुत याद आई। मुझे भी। कपड़े उतारते हुए हम बेडरूम की तरफ बढ़े। बिस्तर पर गिर पड़े। 2 हफ्ते। मैं पागल हो रहा था। उस रात का मिलन बहुत तूफानी था। 2 हफ्ते की प्यास बुझानी थी। सुबह तक सिलसिला चलता रहा। अगली सुबह रोहन को ऑफिस जाना था। कब आओगे फिर? अगले हफ्ते। बहाना सोचना पड़ेगा। रोहन चला गया। इस तरह हमारा गुप्त रिश्ता शुरू हुआ। हफ्ते में एक बार, कभी 2 बार, रोहन टूर के बहाने मेरे घर आता। प्रिया को शक नहीं हुआ। वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि पति के बाहर जाने से खुश ही होती थी। उसे अपनी आज़ादी मिल जाती थी और हम उस समय का फायदा उठाते थे। रोहन के आने का दिन खास होता। मैं उसका पसंदीदा मटन और कबाब बनाती, सजती, समरती, अच्छे इनरवियर पहनती, 60 की उम्र में भी एक प्रेमिका की तरह पूरी तैयारी करती। रोहन हमेशा खुश होता। साथ खाना खाते, वाइन पीते और फिर सारी रात प्यार करते। सुबह साथ नहाते और फिर वह चला जाता, अगली मुलाकात के वादे के साथ। 1 महीना बीता, 2 बीते, 3 बीते। हम मिलते रहे, एकदम गुप्त तरीके से। प्रिया को कानों कान खबर नहीं थी। एक दिन प्रिया का फोन आया। माँ, रोहन आजकल बदल गए हैं। क्या हुआ? खुश रहते हैं। पहले हमेशा उदास रहते थे। लगता है काम अच्छा चल रहा है। टूर पर भी बहुत जाते हैं। मैं मन ही मन हंसी। वह टूर पर विश्वास कर रही थी। यह तो अच्छी बात है। हाँ, और मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करते। मैं भी अपने काम में मस्त हूँ। आयरिस कोड को प्रिया को पति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये हमारे लिए वरदान था। जब ध्यान ही नहीं, तो शक कैसा? सब कुछ सही चल रहा था। 6 महीने बीत गए। हमारा रिश्ता जारी था। एक बार भी पकड़े नहीं गए। रोहन हफ्ते में 2 बार आता, मंगलवार और शुक्रवार। ऑफिस में भी सबको यही लगता कि वह साइट विजिट पर है। असल में उसका काम भी अच्छा चल रहा था। प्रमोशन की बात चल रही थी। इस बीच मैं और रोहन हफ्ते के 2 दिन पूरी तरह पति पत्नी की तरह जीते। मंगलवार शाम से बुधवार सुबह तक और शुक्रवार शाम से शनिवार सुबह तक। वह समय सिर्फ हमारा था। दुनिया का सबसे हसीन वक्त। एक शुक्रवार की शाम रोहन आया और बोला, सुनीता जी, इस वीकेंड गोवा चलें? दोनों? हाँ, मैंने कह दिया है कि क्लाइंट मीटिंग है। पकड़े गए तो कोई नहीं जानेगा। गोवा में कौन पहचानता है? मैं हिचकिचाई, लेकिन मन था। एक ट्रिप? ठीक है, चलते हैं। अगले दिन हम फ्लाइट में थे। गोवा बहुत खूबसूरत था। हमने एक शांत सा विला बुक किया, जहां से समुद्र दिखता था। 3 दिन 2 रात हम बिल्कुल प्रेमियों की तरह रहे। समुद्र किनारे हाथों में हाथ डालकर टहले, अच्छा खाना खाया, वाइन पी और रात को लहरों की आवाज़ सुनते हुए प्यार किया। 60 साल की उम्र में पहली बार ऐसी ट्रिप। आखिरी दिन सुबह हम बीच पर बैठे सूर्योदय देख रहे थे। सुनीता जी, हम खुश हैं? बहुत। इतना खुश कभी नहीं थी। मैं भी चाहता हूं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहे। रहेगी। हाँ, छुपकर। रोहन ने मेरा हाथ थाम लिया। आई लव यू। आई लव यू टू। सूरज निकल रहा था। एक नया दिन। हमारा राज भी कायम रहेगा। हमारा राज भी कायम रहेगा। और अब रोहन को मेरे घर से गए 8 महीने हो चुके हैं। हमारा यह गुप्त रिश्ता शुरू हुए भी 8 महीने हो गए हैं। आज भी चल रहा है। आज मंगलवार है। रोहन आया हुआ है। सुनीता जी, आ गया। आओ, हम गले मिले। साथ में खाना खाया। राजमा चावल, जो उसे पसंद है। घर पर तो यह सब मिलता नहीं। ज़ोमैटो से ही काम चलता है। तभी तो यहाँ आना अच्छा लगता है। खाने के बाद हमने वाइन पी। सुनीता जी,
आज 2 दिन रुक सकता हूँ। सच? हाँ। गुरुवार तक की छुट्टी ली है। मैं बहुत खुश हुई। 2 दिन साथ। रात को हम बिस्तर पर थे। 8 महीने में हम एक दूसरे को इतना जान चुके हैं कि अब सब कुछ सहज है। अब दर्द नहीं, सिर्फ मजा है। रोहन जानता है मुझे क्या पसंद है। मैं जानती हूँ उसे कैसे खुश करना है। उस रात फिर हमने अपनी दुनिया बसाई। 60 साल की उम्र में इतनी ऊर्जा, ये सब रोहन की बदौलत है। अगले दिन हमने घर पर ही बिताया। मूवी देखी, साथ मिलकर कुकिंग की, शाम को बालकनी में बैठे। सुनीता जी, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे रह पाएंगे? बिल्कुल। प्रिया को कभी पता नहीं चलेगा, तो यह राज हमेशा रहेगा। हाँ, हमारा अपना राज। हमने जाम टकराए, हमारे प्यार और हमारे राज के नाम। यह थी मेरी कहानी। 60 साल की उम्र में मैंने अपने दामाद को अपना बनाया, और आज भी हम हफ्ते में 2 बार मिलते हैं। क्या यह अजीब कहानी थी या अनैतिक? लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। 60 साल की जिंदगी में पहली बार मैं खुश हूं। उम्र सिर्फ एक नंबर है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल कीजिए। उम्र का बहाना मत बनाइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो संध्या प्रेम कहानी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक आप भी खुश रहिए। धन्यवाद। दिलचस्प कहानी के साथ मिलूंगी। धन्यवाद।